हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज आपको अर्थक्वेक का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर बताने जा रहा हूं। दैट इज़ C310 कोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। देखिए, आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स है उस टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जो आपको ये दिख रही है स्क्रीन, इसके ऊपर आपको पहला जो दे रखा है दैट इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन, कि भैया जो अर्थक्वेक है उसकी लोकेशन क्या है, यानी जहाँ पर अर्थक्वेक पैदा हुआ उस पैदा होने की लोकेशन क्या है। इसके हिसाब से हम अर्थक्वेक को दो भागों में बांटते हैं, एक इंटरप्लेट अर्थक्वेक और दूसरा इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। देखिए, इंटरप्लेट अर्थक्वेक जो होता है, ये दुनिया के जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनमें मैक्सिमम जो हैं अर्थक्वेक्स वो इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इंटरप्लेट अर्थक्वेक जो होते हैं वो अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि टेक्टोनिक बाउंड्रीज के बिल्कुल नज़दीक होते हैं या टेक्टोनिक बाउंड्रीज के पर होते हैं। तो अब जैसे और 99% जो अर्थक्वेक्स अपने यहाँ पर होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जिनका एपी सेंटर जो है वो इंटर प्लेट बाउंड्रीज के आसपास होता है। यानी इंटरप्लेट बाउंड्रीज मतलब, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस जगह पर आपका हमारा फॉल्ट प्लेन होता है या टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, उस टेक्टोनिक यानी जहाँ पर ये दो बड़ी बड़ी जो मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट क्या है, पूरी पृथ्वी को हमने बड़े बड़े भागों में बांट रखा है। उस बड़े भाग को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो ये प्लेटें आपस में, ये बड़े बड़े भाग आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है गति कर रहे हैं, और गति करने की वजह से इनके बीच में रगड़ होती है, और रगड़ होने की वजह से ये एनर्जी पैदा होती है। तो जो ये रगड़ खाने वाली जगह है वहाँ पर अगर अर्थक्वेक वहाँ पैदा हुआ तो फिर ऐसा अर्थक्वेक इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया में 99% अर्थक्वेक जो आते हैं वो इंटरप्लेट अर्थक्वेक आते हैं। दूसरे टाइप का अर्थक्वेक होता है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक क्या होता है कि यदि अर्थक्वेक यानी जो भूकंप है उसके घटित होने का स्थान इन बाउंड्रीज से दूर है, इन बाउंड्री से यानी टेक्टोनिक बाउंड्री जहां पर ये रगड़ खाती है इससे अगर दूर है तो ऐसे अर्थक्वेक को हम इंट्राप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। ऐसे अर्थक्वेक को हम इंट्राप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। और जो ये इंट्राप्लेट अर्थक्वेक है इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। और लातूर के अंदर जो भूकंप आया था 1993 के अंदर, वो एक तरीके का इंट्राप्लेट अर्थक्वेक था। तो ये हमारा लोकेशन के हिसाब से अपन ने इसका क्लासिफिकेशन किया। सेकंड है बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। भैया, अपना जो अर्थक्वेक है, फोकल डेप्थ किसको बोला? कि पृथ्वी की सतह के कितना नीचे अपना अर्थक्वेक घटित हो रहा है। यदि हमारा अर्थक्वेक पृथ्वी की सतह के 70 किलोमीटर नीचे तक घटित हो रहा है तो ऐसा अर्थक्वेक शैलो अर्थक्वेक या छिछला अर्थक्वेक कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि लगभग 80% जो अर्थक्वेक्स हमारे पृथ्वी पर आते हैं उनमें से 80% जो अर्थक्वेक होते हैं, जो जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उनमें से 80% अर्थक्वेक शैलो अर्थक्वेक होते हैं। और इसीलिए हम सिविल इंजीनियर्स के लिए ये एक कंसर्न की बात होती है। दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ये इंटरमीडिएट जो अर्थक्वेक्स होते हैं ये क्या है? ये है 70 से 300 किलोमीटर की डेप्थ के बीच में। यदि हमारी अर्थक्वेक की डेप्थ 70 से 300 किलोमीटर है अर्थ सतह के नीचे, तो ऐसे अर्थक्वेक्स को हम इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स कहते हैं, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहते हैं। और तीसरे टाइप का अर्थक्वेक होता है डीप अर्थक्वेक। डीप अर्थक्वेक, यदि हमारा अर्थक्वेक सतह से 300 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पर घटित होता है तो ऐसा अर्थक्वेक हमारा डीप अर्थक्वेक कहलाता है। अच्छा, ये हुआ हमारा डेप्थ ऑफ द यानी फोकल डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तीसरा हमारा हुआ कि अर्थक्वेक का कारण क्या है। तो देखिए, अर्थक्वेक घटित होने के दो मेजर कारण होते हैं। पहला होता है नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक और दूसरा होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक तो भैया वो अर्थक्वेक्स हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़ खाने की वजह से पैदा होते हैं। तो फिर नॉन टेक्टोनिक कौन से होते हैं? नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स वो होते हैं जो
किसी भी ज्वालामुखी के कारण या फिर मैन मेड यानी इंसानी जो है कारणों से पैदा होते हैं। अब इंसानी कारण कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने पोखरण के अंदर परमाणु विस्फोट किया, तो जब हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो उस परमाणु विस्फोट के कारण पाकिस्तान तक जो है हम पृथ्वी थर्राई थी, यानी क्योंकि पोखरण जैसलमेर जो है पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पर ज़मीन थर्राई थी और उस ज़मीन के थर्राने को उन्होंने अर्थक्वेक समझा। तो ऐसे अर्थक्वेक हालांकि बहुत वीक होते हैं, मगर अर्थक्वेक तो हुआ ना, तो मैन मेड रीजन्स जैसे न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग की, ब्लास्ट किए, बड़े बड़े डैम्स को जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब आप कहेंगे साहब कि बड़ा डैम और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटने से क्या होता है? तो देखिए बड़े बड़े अगर आप हमारे जो है बड़े अगर आप हमारे अर्थ वो बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो उन डैम्स के बनाने से क्या दिक्कत होती है कि उन डैम्स के बनाने से पानी का बहुत ज़बरदस्त रिसाव होता है, और अगर पानी का रिसाव होता है तो ज़मीन के नीचे बहुत बड़ा भूभाग जो है उसके अंदर कटाव हो जाता है, और कटाव हो जाने की वजह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप होने की संभावना रहती है। और यही कारण डिफॉरेस्टेशन का है कि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड, आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर कितनी खतरनाक तबाही हुई थी आज के लगभग 10 साल पहले। वो कैसे हुई थी? वो भी इसी डिफॉरेस्टेशन का ही एक नतीजा था कि अचानक बादल फट गया था और बड़े बड़े पहाड़ टूट करके जो है निकले थे। तो जो वो बड़े बड़े पहाड़ टूट करके निकलते हैं, इनसे भी एक तरीके का अर्थक्वेक पैदा हो जाता है। उसके बाद चौथा जो टाइप होता है अर्थक्वेक को बांटने का यानी क्लासिफाई करने का, वो मैग्नीट्यूड होता है। देखिए अगर हमारा अर्थक्वेक 8 या 8 से अधिक मैग्नीट्यूड का है, रिक्टर स्केल के ऊपर हमने ये निकाला, तो ऐसा अर्थक्वेक ग्रेट अर्थक्वेक कहलाता है। यदि ये अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से 7.9 के बीच में होता है तो ऐसे अर्थक्वेक को मेजर अर्थक्वेक कहते हैं। यदि यही अर्थक्वेक 6 से 6.9 हो तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहलाता है। आपको याद हो तो जापान के अंदर भूकंप आया था लगभग आज के 15 साल पहले, या नेपाल में अभी भूकंप आया था, वो भूकंप लगभग 6 से 6.9 जो है रिक्टर स्केल का था, और आप उसे स्ट्रॉन्ग जो है भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। और हम सिविल इंजीनियर्स भैया ये मॉडरेट अर्थक्वेक जो 5 से 5.9 है, यहाँ से चालू होकर के और ग्रेट अर्थक्वेक तक चिंतित रहते हैं, क्योंकि इसके नीचे लाइट अर्थक्वेक जो 4 से 4.9 या माइनर अर्थक्वेक 3 से 3.9 और माइक्रो अर्थक्वेक, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो हमने पोखरण के अंदर विस्फोट किया था परमाणु, उससे जो अर्थक्वेक पैदा हुआ उसकी जो मैग्नीट्यूड अगर रिक्टर स्केल पे देखेंगे तो ये 3 से ज़्यादा नहीं रहा होगा। और इसी तो हमारे लिए जो हम जो हैं वो इस तरह से कंसर्न रहते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन एपिसेंट्रल डिस्टेंस, देखिए अगर तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं एपिसेंट्रल डिस्टेंस के बेस पे। पहला लोकल अर्थक्वेक, इसका जो अफेक्टेड एरिया होता है वो 1 डिग्री के आसपास होता है, यानी जिस जगह पर हमारा अर्थक्वेक घटित होता है उस जगह पर हमारा ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अर्थ के अंदर आपका इस जगह पर अर्थक्वेक पैदा हुआ। ये अर्थ का सबसे नज़दीक पॉइंट, इसको एपिसेंटर कहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग स्टेशन। तो भैया ये एंगल अगर 1 डिग्री से कम है तो ऐसा अर्थक्वेक हमारा लोकल अर्थक्वेक कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल अर्थक्वेक। और अगर ये अर्थक्वेक हमारा, यही अर्थक्वेक हमारा 1 से 10 डिग्री का हो, ये देखिए मैंने आपको दिखा रखा है, ये आपको मैंने जो एंगल दिखा रखा है ये 1 डिग्री का दिखा रखा है, अगर ये बड़ा हो जाए तो ऐसा अर्थक्वेक रीजनल अर्थक्वेक कहलाता है। और अगर ये अर्थक्वेक, यानी एक तरीके से आप ये मानिए कि ये जो इसकी रेंज है, ये रेंज जितनी बढ़ती जाएगी अर्थक्वेक का साइज, यानी टेलीसीस्मिक अर्थक्वेक बोलेंगे उस अर्थक्वेक को। तो ये हमारे पास अर्थक्वेक का पांचवा तरीका होता है एपिसेंट्रल डिस्टेंस के बेस पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सीस्मिक जोनिंग। देखिए है क्या कि इस पूरी की पूरी हमने अपनी जो हमारी जो कंट्री है
इस पूरी कंट्री को हमने अलग अलग मतलब हिस्सों में बांट रखा है। किस बेस पर बांट रखा है? ये हमने इस बेस पर बांट रखा है कि जो हमारा द सिस्मिसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो हमारा कितना नुकसान कर सकती है। जितना ज़्यादा नुकसान कोई भी अर्थक्वेक हमारा कर सकता है जिस एरिया में, आप देखिए साहब सिंपल सी बात है कि अर्थक्वेक कितना नुकसान कर सकता है, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि हमारा अर्थक्वेक जो है किस रीजन में हो रहा है। तो इसलिए अलग अलग रीजन्स के अंदर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और अलग अलग होती है। तो इसलिए हमने पूरी के पूरी कंट्री को स्टार्टिंग में हमने 5 जोन्स में बांटा था। अच्छा, तो जो हमने 5 जोन में इसको बांटा, उस 5 जोन के अंदर जोन नंबर 1 से लेकर जोन नंबर 5 तक। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जोन नंबर 1 से लेकर और जोन नंबर 5 तक के बीच में जो हमने बांटा, इसमें जोन 1 जो होता है सबसे कम खतरनाक होता है, और जैसे जैसे जोन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे वो खतरनाक बढ़ता जाता है। तो हमारा जो हिमालयन टेरेन है, नेपाल की बाउंड्री वाला रीजन है, ये जोन 5 के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका जोन 5 में आता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन इसके बाद जब लास्ट में हमने, अच्छा, टाइम टू टाइम हमने इस चीज़ को अपडेट करते रहे हम हमारे आईएस कोड के अंदर, और 2002 में आखिर में हमने जो अपडेट किया, उस अपडेट के हिसाब से हमने ये कहा कि साहब जो हमारा अर्थक्वेक है वो सिर्फ 4 ही जोन है। अब जोन 1 जो था वो नहीं के बराबर खतरनाक था, तो हमने कहा पूरी के पूरे देश के अंदर जोन 1 है ही नहीं, तो अब कहाँ से कहाँ तक जोन है? अब सिर्फ 4 जोन है, और जोन 2 से लेके जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, यानी किसी भी पूरी के पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी इलाका अब ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सके कि साहब ये अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। यानी खतरा तो सब जगह पर ही है, ठीक है। द सीस्मिक जोनी ऑफ अ कंट्री मेनली डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, कि सीस्मिक हिस्ट्री ऑफ अ रीजन, कि भैया उस रीजन के अंदर क्या कितने अर्थक्वेक्स आए, तो उसकी डिटेल्ड स्टडी जो पास्ट में अर्थक्वेक आए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनका मैग्नीट्यूड कितना था, उनका इंटेंसिटी कितना था, एक्सटेंट ऑफ डैमेज कितना था, यानी एक्सटेंट ऑफ डैमेज मतलब उससे कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करती हैं कि भाई वो इलाका कौन से जोन में रखा जाना चाहिए। और टेक्टोनिक फ्रैक्चर ऑफ द टेक्टोनिक फीचर ऑफ प्लेस विच कुड कॉज एन अर्थक्वेक इन फ्यूचर, और वो जो इलाका है वो कौन से टेक्टोनिक प्लेट में आ रहा है। क्या टेक्टोनिक प्लेट का, ध्यान से सुनिए, अगर किसी इलाके में से टेक्टोनिक प्लेट गुजर रही है या फॉल्ट है यानी क्रैक है, तो भैया निश्चित बात है कि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको जब अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन बताया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स हैं, 99% अर्थक्वेक पृथ्वी पर जो आते हैं वो यही होते हैं, यानी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री के नज़दीक होते हैं। तो ये टेक्टोनिक फीचर जो है उस प्लेस का, ये भी डिसाइड करता है कि वो कौन से जोन में रखा जाना चाहिए। इसके बाद यूज़ ऑफ जोनिंग मैप, तो मैंने आपको बताया कि 2 से लेकर के और 5 नंबर जोन तक, यानी 4 ही जोन इंडिया में अब मौजूद हैं। और इन जोन्स का फ़ायदा क्या होता है वो सुनिए। देखिए जैसे जैसे अपना जोन नंबर बढ़ता है, अपने को एक बात समझ में आ जाती है कि भैया ये खतरा बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे खतरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने को ये समझ में आ जाता है कि जो बिल्डिंग अपन बना रहे हैं उस बिल्डिंग को अपने को और ज़्यादा सेफ बनाना है और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो जोन से हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ, मैं अलवर में रहता हूँ और अलवर दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है, और दिल्ली एनसीआर रीजन हमारा जोन 4 में आता है। तो जोन 4 मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक से जस्ट नीचे हूँ मैं, तो भी भैया कम खतरे में तो नहीं हूँ। तो ऐसी जगह पर जब मैं कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ तो मैं इस बात का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखता हूँ कि जो मेरे को स्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी है उसमें जोन 4 को कंसिडर करते हुए जो पैरामीटर्स चाहिए वो मुझे क्या लेने हैं। और इसके लिए स्टील थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, साइजेस थोड़े से बड़े आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो जोन्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को, अब जैसे मान लीजिए मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तो भैया हॉस्पिटल एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है,
यदि मान लीजिए मुझे कोई थर्मल पावर स्टेशन बनाना है, बिजली पैदा करने वाली बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे मान लीजिए कोई कॉलेज बिल्डिंग बनानी है, तो मैं ये चीज़ अगर मुझे पता होगा, वही कॉलेज बिल्डिंग अगर मुझे जोन 2 में बनानी हो तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं करूँगा। लेकिन वही बिल्डिंग अगर मुझे जोन 5 में बनानी हो तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार ये जोन 5 में है, मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत खतरनाक तरीके से आ सकते हैं, और खतरनाक तरीके से अर्थक्वेक आ सकते हैं तो यहाँ पर तबाही ज़्यादा हो सकती है। और चूंकि स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, इन दोनों के अंदर अगर अर्थक्वेक के समय यहाँ पर बच्चे या स्टूडेंट्स मौजूद हुए तो हज़ारों की तादाद में लोग मर सकते हैं, कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से यदि हॉस्पिटल के अंदर, भैया हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर तबाही हुई या अर्थक्वेक के दौरान हॉस्पिटल बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो आप देखिए कि जो तबाही हुई वो तो हुई, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो घायल हैं उनका इलाज केवल हॉस्पिटल में संभव है। और अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर गई तो फिर आप उनका इलाज भी नहीं कर पाएंगे, और इलाज के अभाव में वो लोग भी मर जाएंगे। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कम्युनिकेशन बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन बिल्डिंग मतलब हमारा मान लीजिए कोई मोबाइल का या हमारा लैंडलाइन, जैसे BSNL का ऑफिस है या कोई टावर स्टेशन है जहाँ से हम पूरा संचार तंत्र कंट्रोल करते हैं। अरे भैया मुझे एक बात बताइए कि जब अर्थक्वेक आएगा, लोग घायल होंगे तो सूचना तो किसी तरीके से पहुँचाएंगे ना। अब अगर सूचना तंत्र ध्वस्त हो जाए हमारा, तो फिर सूचना कैसे पहुँचाएंगे कि साहब यहाँ एक घायल पेशेंट पड़ा है, उस पेशेंट को साहब आप लेके जाइए और इलाज कराइए। इसलिए सूचना तंत्र वाली बिल्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। ठीक इसी तरीके से थर्मल पावर स्टेशन है, यानी कोई पावर जनरेटिंग प्लांट है, तो भैया बिजली अगर बंद हो गई तो हॉस्पिटल भी चाहे जिंदा रहे क्या कर लेगा, क्योंकि बिजली के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है। तो जो जोन मैप्स हैं, ये जोन मैप हमको ये बताते हैं कि हमारा जो काम है वो कैसे, मतलब जो बिल्डिंग है उसको कितना मजबूत बनाना चाहिए। आप सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इंडिया के अंदर, ये जो आपको भारत का नक्शा दिखाया है, इस नक्शे के अंदर अलग अलग पॉकेट्स दिखाई है। मेरे पास में अभी कलर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको इसका कलर्ड मैप दिखाऊंगा बाद में। ये देखिए जोन 1 से लेकर जोन 5 तक आपको दिखा रखा है, लेकिन जोन 1 अब ये नहीं है क्योंकि ये पुराना मैप है। और इस पुराने मैप के अंदर ये जो आपको मैं ब्राउन वाला पोर्शन दिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो जोन 5 बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा है। ब्राउन मतलब ये जो दिख रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर बारिश खतरनाक पड़ती है। यहाँ डिफॉरेस्टेशन तो खैर नहीं होता है इतना, मगर टेक्टोनिक मूवमेंट के हिसाब से, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिली इलाका है, ग्रीन लश ग्रीन है। तो इसी तरीके से हमारे पास पूरी कंट्री को अगर आप देखेंगे तो हमने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, अलग अलग जोन्स के अंदर बांट रखा है, और इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिल्डिंग को हम कितनी इंपॉर्टेंस दें, उसको कितना सेफ बनाएं। थैंक यू वेरी मच।